नमस्कार, न्यूज़ वन हिंदुस्तान देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अक्षता रावत। चलिए रुक करते हैं खबरों का। भारतीय जनता पार्टी ने हरियाणा में ऐतिहासिक विजय हासिल कर लगातार तीसरी बार सरकार बनाने का इतिहास रचने जा रही है, जबकि जम्मू कश्मीर में वो अब तक का अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करेगी। हरियाणा और जम्मू कश्मीर चुनाव नतीजों पर भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी का कहना है, रुझान सकारात्मक दिशा में है। हमें पूरा विश्वास है कि यह सकारात्मक रुझान हरियाणा में भाजपा के लिए ऐतिहासिक जनादेश में परिवर्तित होगा। जम्मू कश्मीर में लोकतंत्र का उत्सव बड़े ही उत्साह के साथ मनाया गया। जनता निर्णायक स्थिति में है और अपना ऐतिहासिक फैसला देगी और भाजपा का प्रदर्शन अब तक का सर्वश्रेष्ठ होगा। मेरा मानना है कि कोई भी निष्कर्ष निकालने के लिए अंतिम परिणाम की प्रतीक्षा करनी चाहिए, परंतु हम ये कह सकते हैं कि अभी जो रुझान आ रहे हैं वो एक सकारात्मक दिशा में दिखाई पड़ रहे हैं और हमें पूर्ण विश्वास है कि ये सकारात्मक रुझान एक निर्णायक और ऐतिहासिक जनादेश में भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में परिणित होंगे। मुझे लगता है उस प्रकार के दावे प्रतिदावों कोई मतलब नहीं है। कुछ समय की बात है, एक आध घंटे या यूं कहें कि कुछ मिनट की बात है, 100-150 मिनट, और उसके बाद दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। जम्मू कश्मीर में हम ये कह सकते हैं कि लोकतंत्र का पर्व बड़े उत्साह और व्यवस्था के साथ मनाया गया है। छम जैसे सेक्टर में 80% तक मतदान होना, और हम ये कह सकते हैं कि देखिएगा जनता निर्णायक और ऐतिहासिक जनादेश देगी और भारतीय जनता पार्टी अब तक का अपने सबसे शानदार प्रदर्शन। वहीं हरियाणा जम्मू कश्मीर चुनाव रुझानों पर बीजेपी नेता गौरव भाटिया ने कहा, ये लोकतंत्र की जीत है, आज इतिहास बन रहा है। बीजेपी जम्मू कश्मीर में पिछले चुनावों से बेहतर प्रदर्शन कर रही है। हम सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरेंगे। लोकतंत्र की जीत हो गई है। करारा जवाब उस रॉकेट को है जो लॉन्च नहीं होता है और कहता है कि भारत का लोकतंत्र खत्म हो गया है, और अर्ज किया है उन्हें गुमा था कि मेरी उड़ान कम है, उन्हें गुमा था मेरी उड़ान कम है, मुझे यकीन था पूरा आसमान कम है। आज हरियाणा में खासकर ये दिखा दिया है कि जलेबी फैक्ट्री में नहीं बनती है, मेहनती हलवाई की दुकान में बनती है। और इसीलिए आज जो इतिहास रचा जा रहा है, जैसे रुझान आ रहे हैं, हम इंतजार करेंगे परिणाम में परिवर्तित हो और नया इतिहास लिखा जाए। तीसरी बार लगातार हैट्रिक हो रही है और कांग्रेस पार्टी हिट विकेट हो रही है। देखिए, आपने कहा जीत, विक्ट्री, मॉरल विक्ट्री तो हर बार कांग्रेस पार्टी की हार के बाद होती ही है। बाद में फिर कहेंगे मॉरल विक्ट्री हुई है, अंडर करंट था, करंट लेकिन रुक गया, और या कहेंगे ईवीएम खराब थी। अब शाम होने दीजिए, जब सारे परिणाम आ जाएंगे तब इस पे चर्चा करेंगे। धन्यवाद। देखिए, जम्मू एंड कश्मीर में एक बात जान लीजिए, ऐतिहासिक चुनाव है, और वो इसलिए है जो ऐतिहासिक भूल कांग्रेस ने करी थी, उस ऐतिहासिक भूल का सुधार आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। जैसा प्रतीत हो रहा है, पिछले चुनाव के परिणाम से बेहतर प्रदर्शन भारतीय जनता पार्टी कर रही है। हम सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बन के उभरेंगे, ये भी प्रतीत हो रहा है। और सबसे बड़ी बात मैं ये कहता हूं कि जो अनुच्छेद 370 टेम्पररी था, जिसको छूने की हिम्मत किसी में नहीं थी, उसको संशोधित किया संविधान के तहत हमारी सरकार ने, और आज भारत के लोकतंत्र पे मोहर लगी है। किस तरह से जनता निकल के। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ वन हिंदुस्तान, दिल्ली। मानव अधिकारों के क्षेत्र में सक्रिय संगठन ह्यूमन राइट्स वेलफेयर एसोसिएशन का एक प्रतिनिधिमंडल नवनियुक्त जिलाधिकारी कमेंद्र सिंह से राष्ट्रीय महासचिव अनुप प्रकाश भारद्वाज एडवोकेट के नेतृत्व में मिलने पहुंचा तथा उनका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत किया और उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। इस अवसर पर संस्था द्वारा एक 7 सूत्रीय मांग पत्र जनहित में प्रस्तुत किया गया, जिसमें संस्था के द्वारा मांग की गई है कि शिक्षा के क्षेत्र में विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है, प्राइवेट स्कूलों की मनमानी करने पर रोक लगाई जाने की मांग तथा शहर में ट्रैफिक रूल प्रभावी किए जाने की मांग जैसे कई अन्य मांगे भी हैं। देखिए, हमने आज ह्यूमन राइट्स के क्षेत्र में हमारे नवनियुक्त जिलाधिकारी श्री कमेंद्र जी बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं और जनहित में जगह जगह पर छापामारी चल रही है और जितना भी जनता को एक लाभ पहुंचाया जा सकता है वो उस तरीके का कार्य कर रहे हैं। इसी की प्रेरणा लेते हुए हमने देखते हुए आज हमने उनका हार्दिक अभिनंदन पूरी संस्था के द्वारा ह्यूमन राइट्स वेलफेयर एसोसिएशन विगत 22 वर्षों से जनहित में कार्य कर रही है और इसलिए हमने आज उनका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत किया है। और इसी परिप्रेक्ष्य में हमने एक 7 सूत्रीय ज्ञापन
उनको दिया है, क्योंकि शहर में नशा, शराब, अफीम, गांजा, चरस ये जगह जगह पर बिक रही है। उस पर हमने पाबंदी लगाने की मांग की है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ वन हिंदुस्तान, हरिद्वार। मेरठ में एक बार फिर गरमाया मेहंदी जिहाद का मुद्दा। मंदिरों के बाहर लगाए गए हैं पोस्टर के माध्यम से हिंदुओं के त्योहारों पर पहचान देखकर ही मेहंदी लगाने का आह्वान किया गया है। महामंडलेश्वर महेंद्र दास ने कहा कि दूसरे संप्रदाय के लोग मेहंदी रचाकर जिहाद का काम करते हैं। मेहंदी लगाने वाले हाथों में कलावा बांधकर बैठते हैं और हिंदुओं को गुमराह करते हैं। इसके साथ ही उन्होंने उत्तर प्रदेश सरकार से मेहंदी लगाने वालों के बैच बनाए जाने की भी मांग की है। मैंने केवल ये कहा है कि त्योहारों का सीजन आ रहा है और पहचान देखकर ही जो है हिंदू महिलाएं जो है मेहंदी लगवाएं। हमारे समाज में कुरीति चल रही है, कलावा बांधते हैं, गैर संप्रदाय के लोग जो है मेहंदी रचाते हैं। और उत्तर प्रदेश सरकार से मांग करी है, मेहंदी रचाने वालों को नेम प्लेट उन्हें अपनी लगानी पड़ेगी, उनकी पहचान बताने पड़ेगी। हमारे पूजनीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का भी यही है कि पहचान बताओ। जब वो खाने वाले की पहचान बता सकते हैं, पीने वाले की पहचान लगा सकते हैं वहाँ, तो मेहंदी लगाने वाले की पहचान क्यों नहीं बताने के? मेहंदी लगाने वाले की पहचान होनी चाहिए कि हमारी वो बेटी मेहंदी बैठ के कहाँ लगवा रही है। खर्च क्या है अगर कोई और गैर समुदाय का लगा रहा है? भाई अपने हिंदू त्योहार है, हिंदू संप्रदाय है, हिंदू के सनातनियों को मेहंदी लगवाओ ना, और तो क्यों लगवाएंगे हम? कोई भी संप्रदाय हम तो मेहंदी क्यों लगवाएंगे? नाम लिखने में क्या हर्ज है? अगर हम अपनी पहचान बता के नाम लिखे, जो बिहार मेरठ के जो दुकानदार है अपने दुकानों के आगे जो मेहंदी लगाने वाले बैठाते हैं, उनका भी दायित्व बनता है कि वो अपने जो बैठने वालों के लिए उनका जो है पहचान पत्र या निशान यहाँ लगाए, जिससे अपनी वो जो है आइडेंटिटी पता लग सके कि कौन है मेहंदी लगाने वाला। बहुत से जिलों से वीडियो वायरल हुई है सोशल मीडिया पे, क्या उसी चीज का डर है? हाँ, अरे जब थूक कांड हो रहा है, गैर संप्रदाय से मूठ कांड हो रहा है, यूथ कांड हो रहा है, सब तरह के कांड हो रहे हैं, तो फिर हम अपने सनातनियों को सुरक्षित क्यों ना करें? केवल हमारा जो अपने सनातनियों को सुरक्षित करने का वो मकसद है और हिंदू धर्म में जागृति लाने का मकसद है कि जना सनातन हो। मेरठ से सुनील तनेजा की रिपोर्ट। प्रवर्तन निदेशालय द्वारा आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजीव अरोड़ा के जालंधर स्थित घर पर छापेमारी की खबर सामने आने के बाद दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने मोदी सरकार पर बड़ा हमला बोला है। पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा, आज एक बार फिर से आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल और हमारे नेताओं को खत्म करने के मकसद से प्रधानमंत्री के तोता मैना यानी कि ईडी ने राज्यसभा सांसद संजीव अरोड़ा के यहाँ रेड की है। ये रेड किसी भ्रष्टाचार की वजह से नहीं, बल्कि संजीव के आम आदमी पार्टी के सदस्य होने की वजह से की गई है। नरेंद्र मोदी अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी को चुनाव में नहीं हरा पा रहे हैं, तो इसीलिए वो ऐसी हरकतें कर रहे हैं। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अपने तोता मैना को फिर से इशारा किया और फिर से वो आम आदमी पार्टी के एक नेता पर टूट पड़े इस इरादे से कि कैसे आम आदमी पार्टी को बर्बाद किया जाए, कैसे आम आदमी पार्टी को खत्म किया जाए। उनका एक ही मकसद है, सोते जागते आम आदमी पार्टी को कैसे खत्म करें, अरविंद केजरीवाल जी को कैसे खत्म करें। आज हमारे पंजाब से राज्यसभा एमपी संजीव अरोड़ा जी के घर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने रेड कराई है। ये रेड किसी करप्शन की वजह से नहीं हो रही, ये रेड किसी भ्रष्टाचार की जांच में नहीं हो रही, ये रेड हो रही है इसलिए क्योंकि संजीव अरोड़ा जी आम आदमी पार्टी के सांसद हैं, क्योंकि संजीव अरोड़ा जी आम आदमी पार्टी के टीम के एक मेंबर हैं। ये प्रधानमंत्री जी की पूरी मोडस ऑपरेंडी है, क्योंकि आम आदमी पार्टी को वो न चुनाव में हरा पा रहे हैं, ना केजरीवाल जी को रोक पा रहे हैं, ना केजरीवाल जी के हौसले तोड़ पा रहे हैं, ना केजरीवाल जी की टीम को तोड़ पा रहे हैं। तो एक बार फिर से कोशिश की जा रही है कि उनके एक एमपी को इस तरह से घेरो। इन्होंने सबसे पहले सत्येंद्र जैन जी को गिरफ्तार किया, उसके बाद मुझको गिरफ्तार किया, विजय नायर को गिरफ्तार किया, संजय सिंह जी को गिरफ्तार कराया ईडी से, अरविंद केजरीवाल जी को ईडी से गिरफ्तार कराया। सब बाहर आ गए, पूरा केस इनका तहस नहस हो गया। सुप्रीम कोर्ट ने उस केस के बारे में जिस तरह की टिप्पणियां की हैं, उसके बाद तो इन अधिकारियों को जो नरेंद्र मोदी जी के इशारे पे झूठे झूठे केस बना रहे हैं, डूब मरना चाहिए। उन पे तोहमत लगाई है एक तरह से कि कैसे कैसे गवाह ले आते हैं, 2 मिनट नहीं टिकेंगे, इतना सब बोला है। उसके बावजूद
प्रधानमंत्री जी रुक नहीं रहे, प्रधानमंत्री जी अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पा रहे कि अरविंद केजरीवाल जी को कैसे खत्म किया जाए। अब एजेंसीज का इससे बड़ा मिसयूज क्या होगा? जिस तरह से रोजाना सोते जागते प्रधानमंत्री जी भूत की तरह से देखते हैं सपनों में कि अरविंद केजरीवाल जी को कैसे खत्म करें, अरविंद केजरीवाल को कैसे खत्म करें। कोर्ट इनको कह चुका है, भाई लीगल जो एजेंसीज हैं कि आप इलीगल यूज हो रहे हो, पॉलिटिकल यूज हो रहे हो आप। कोर्ट इनके बारे में कह चुका है, इनको पिंजड़े का तोता कह चुका है कोर्ट। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि संजीव अरोड़ा के यहाँ जो रेड पड़ी है वो हरियाणा के एग्जिट पोल की वजह से हुई है। हरियाणा में लोगों ने इनकी विदाई तय कर दी है। नरेंद्र मोदी को देश में महंगाई और बेरोजगारी की चिंता नहीं है। पीएमएलए जिसको बनाया गया था देश में आतंकवादियों की फंडिंग को रोकने के लिए, देश में ड्रग माफिया की फंडिंग को रोकने के लिए, उसका इस्तेमाल पॉलिटिकल राइवल्स के खिलाफ कर करके जब इन्होंने मिसयूज करना शुरू किया तो अंत में कोर्ट की तरफ से ऐसे ऑर्डर्स आए जिससे पूरा का पूरा पीएमएलए अब वीक हो चुका है। पीएमएलए में जो कठोर धाराएं थी वो वीक हो चुकी हैं। इनके मिसयूज के चक्कर में, एजेंसीज के मिसयूज के चक्कर में सीबीआई की, ईडी की पावर्स कम होती जा रही हैं। लेकिन इस सब की मोदी जी को चिंता ही नहीं है। मोदी जी तो अपने आप को कोर्ट से ऊपर समझते हैं, मोदी जी तो अपने आप को भगवान से भी ऊपर समझते हैं। यह हो क्यों रहा है? आज जो रेड हो रही है, क्योंकि अभी तक तो कहीं कुछ नहीं था, आज जो रेड हो रही है वो क्यों हो रही है? क्योंकि कल परसों में हरियाणा के एग्जिट पोल ने इनका सारा समीकरण इनके सामने कर दिया है। हरियाणा के एग्जिट पोल ने बता दिया है कि एक और राज्य में भारतीय जनता पार्टी की अंतिम विदाई तय हो गई है। देश से धीरे धीरे जून के चुनाव से होना शुरू हुआ और अब धीरे धीरे हरियाणा तक आ गई बात। हरियाणा के एग्जिट पोल से जो माहौल बन रहा है देश में, और फिर लोगों को लगने लगा है कि भारतीय जनता पार्टी को बस अंतिम बार देख रहे हैं लोग। एग्जिट पोल ने एकदम बता दिया है कि अब इनके जाने का समय आ गया है। तो जाने से पहले इनकी कोशिश यह है कि जहां से भी तोड़ लो, जहां से भी जोड़ लो, जिसको भी परेशान कर लो, अरविंद केजरीवाल को खत्म करने के लिए जिस तरह भी एजेंसीज का दुरुपयोग कर लो। इनको ना देश की चिंता है, ना इनको लोगों की चिंता है देश के, ना इनको महंगाई की चिंता है, ना इनको जो बेरोजगारी इतनी बुरी तरह से पूरे देश में फैल रही है उसकी चिंता है। मोदी जी के पास में ना महंगाई का समाधान है, ना बेरोजगारी का समाधान है। उनके पास केवल एक ही काम है, एजेंसीज का दुरुपयोग करके अरविंद केजरीवाल को कैसे खत्म किया जाए, एजेंसीज का दुरुपयोग करके आम आदमी पार्टी को कैसे खत्म किया जाए। मैं समझता हूं आज जो हो रहा है वो अब इस बात का और प्रमाण है कि ऐसा प्रधानमंत्री जो दिन रात एक पार्टी को खत्म करने के बारे में सोचता रहता हो, ना उसको महंगाई की चिंता हो, ना रोजगार की चिंता हो, ऐसा प्रधानमंत्री देश के लिए खतरनाक है। आज तो देश के लोग इंतजार कर रहे हैं कि कब मोदी जी 75 साल के हों और कब उनकी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ वन हिंदुस्तान, दिल्ली। तमिलनाडु में ताम्रम बेस पर वायुसेना ने अपनी 92वीं वर्षगांठ को लेकर समारोह का आयोजन किया। इस दौरान परेड और अन्य कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंह ने भारतीय वायुसेना की 92वीं वर्षगांठ के समारोह के तहत परेड का निरीक्षण किया और जाबाजों को संबोधित भी किया। वायुसेना प्रमुख ने कहा, पिछले वर्ष हमने अपनी परिचालन क्षमताओं को मजबूत करने और अपनी व्यावसायिकता को बढ़ाने और उभरते और चुनौतीपूर्ण युद्ध के अनुकूल होने में महत्वपूर्ण प्रगति की है। इस दिन जबकि हम खुद को राष्ट्र की सेवा के लिए समर्पित करते हैं, हमें पिछले वर्षों पर भी गौर करना चाहिए और अपनी उपलब्धियों का जश्न मनाना चाहिए और वर्तमान और भविष्य की आवश्यकताओं के लिए खुद को तैयार करना चाहिए। Over the past year, we have made significant strides in strengthening our operational capabilities, enhancing our professionalism and adapting to ever-evolving, challenging modern warfare. The Air Force Day is an occasion to honor the courage and valor of all air warriors, past and present, and pay homage to those who have made supreme sacrifice. And on this day, while we rededicate ourselves to the service of the nation, we must also look back to introspect on the previous year, celebrate our achievements, recognize areas where we fell short, learn our lessons, and realign ourselves to the present and future requirements. The global security environment is in the state of constant flux. Ongoing conflicts have demonstrated the inescapable requirement to have a strong and capable Air Force. Therefore, there is a need for the Indian Air Force to be prepared to meet any contingency
Their challenges are national interests. Adopting latest technology along with innovative and out-of-the-box thinking will play a decisive role in today's multi-domain environment. The theme this year, Bharatiya Vayu Sena, Saksham, Shashakt, Evam Atmanirbhar, perfectly describes our aspirations. Over the years, we have become more empowered with better technology and achieved new levels of exploitation of our systems and weapons. Atmanirbharta in the field of defense R&D and manufacturing is our priority, and concrete steps have been taken to support Make in India initiatives by engaging MSMEs, startups, individual innovators, professionals, R&D institutes and academia. ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज़ वन हिंदुस्तान दिल्ली। अभी के लिए इतना ही, आगे खबरों के लिए आप बने रहिए न्यूज़ वन हिंदुस्तान के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। आप देख रहे हैं न्यूज़ वन हिंदुस्तान।